नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सांबा पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुन भी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए। सुशील कुमार शिंदे जो मनमोहन जी की सरकार में गृह मंत्री होते थे, वह भी कह रहे थे कि मैं कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था। भाइयों बहनों, एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस के शहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत रख दिया जाना चाहिए? आप बताइए भाइयों बहनों, इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है। भाइयों बहनों, इसलिए ये समय है इतिहास रचने का, और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। मां चीची के आशीर्वाद से आप इतिहास रचेंगे। गिरी जूना अखाड़े ने दक्षिण काली मंदिर के महंत कैलाशानंद और हरिद्वार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, जिसमें हरिद्वार प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारी और महंत के साथ अपराधी शामिल हैं। कुछ पत्रकारों पर भी गुटबाजी में शामिल होने का आरोप प्रबोधानंद गिरी द्वारा लगाया गया है। बता दें कि स्वामी प्रबोधानंद गिरी अपनी कट्टर हिंदुवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। पिछले कई दशकों से सनातन विरोधियों को अपने निशाने पर लेते आए हैं। वे राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के प्रमुख भी हैं, जिनके बयान से साधु संतों और महंतों में खलबली का माहौल है। स्थिति की ओर जा रहा है और गंभीर परिस्थिति की ओर ये जा रहा है कि निरंतर सनातन विरोधी लोगों की गतिविधि बढ़ रही है और सनातन का संरक्षण करने वाले या सनातन की बात करने वाले लोगों को टारगेट करके उनकी हत्याएं करने की योजनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही। मैं अभी आपसे ये कहना चाहता हूं, पिछले दिनों से काली मठ में सनातन विरोधी गतिविधि चलती है हरिद्वार में, जिसको मैंने कई बार उजागर किया है और अब मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है उनकी और प्रशासन की साठगांठ से मेरी हत्या कराने की साजिश चल रही है और उसे मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूं कि विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं और मेरी अगर कोई कल हत्या होती है, क्योंकि ये मुझे इन पर शक है कि इस्लाम के बड़े जिहादियों से कहीं इन्होंने सेटिंग गेटिंग किया है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस्लाम के जिहादियों के टारगेट पर हूं मैं। वो मुझे कई बार धमकियां दे चुके हैं, मुझ पर हमला करने का प्रयास कर चुके हैं, मेरी जान से मारने का प्रयास करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रशासन और काली मठ के लोग इस काम में सक्रिय हो गए हैं और मेरा आपके माध्यम से कहना है कि अगर सरकार में जरा सी भी संवेदना हो तो मेरी सुरक्षा की चिंता करे और अगर उसको लगता है कि देवभूमि से संतों की हत्या होना जरूरी है तो फिर उनकी बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज के बाद मेरी अगर हत्या होती है, मेरे खिलाफ कोई काम होता है, तो हरिद्वार का जिला प्रशासन और काली मठ जिम्मेदार होगा। क्योंकि मैंने पिछले दिनों लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर धर्म विरोधी लोगों के खिलाफ की है
और वो धर्म के खिलाफ आचरण करते हैं। उदाहरण के रूप में आपको ध्यान है कि दिल्ली में केदारनाथ का उद्घाटन किया और उसमें काली मठ के आचार्य भी उपस्थित रहे, उपस्थिति नहीं रहे। उनका एक पूंजीपतियों के साथ षड्यंत्र हुआ जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को फंसाया और मुख्यमंत्री को वहां उद्घाटन करके ले गए। उसका भी मैंने घोर विरोध किया। ऐसे कई सारे प्रकरण हैं जिनका मैंने सनातन के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ मैं बोलता हूं बार बार। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मुझे मरने की चिंता नहीं है, लेकिन जब तक ये शरीर जिंदा है तो इस शरीर का एक एक खून की बूंद सनातन धर्म के काम आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं इससे झुकने और डरने वाला नहीं हूं। और रही बात मृत्यु अगर भगवान भोलेनाथ चाहेंगे और हनुमान जी महाराज चाहेंगे तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा जितना समय होगा। लेकिन याद रखना, ये इतिहास नया लिखा जाएगा। उधर पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो भूबैकुंठ बद्रीनाथ धाम की ऊपरी पहाड़ियों सहित नीति घाटी, माड़ा घाटी के सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी हुई है। सेना के कैंप भी बर्फबारी के बाद ढक गए हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार देर रात से ही जिले भर में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा, जिस कारण आज कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां रहीं। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। चार धाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधिकारी ने सघनता के साथ वाहनों की जांच के निर्देश दिए और उसके बाद जिले में पिछले 24 घंटों में यातायात नियमों के उल्लंघन में 62 वाहनों के चालान किए गए। उधर काशीपुर के देवीपुर में देवी जागरण के दौरान दीवार गिरने से 2 साल के मासूम सहित दर्जन भर महिलाएं घायल हो गईं। सभी को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिसे 4 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया। माता रानी का जागरण चल रहा था। किस जगह? खड़गपुर देवीपुरा में, ठीक है, शुगर फैक्ट्री के पास में, जात के सामने, ठीक है। बरसात हो रही थी, जागरण तो समाप्ति होने वाला था, आरती होनी थी। अचानक आंधी आई और ऊपर से जंगला गिर गया छत, और उसमें कम से कम 15 लोग घायल हैं। किसी को ज्यादा चोट भी लगी? हाँ, सीरियस है, 3 से 4 लोग। किस जगह की घटना है ये? खड़गपुर देवीपुरा। उधर हरिद्वार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। चंद्राचार्य चौक से परशुराम तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और लूट डकैती की बढ़ती घटनाओं और अपराधियों के ना पकड़े जाने को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े डकैती हो जाना और इतने दिनों बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है, ये चिंता का विषय है। डकैतों को पकड़ा नहीं जा रहा है और नारे लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लूट का माल आधा आधा, ये सिद्धांत जो है ये आज की जो व्यवस्था है वो इस सिद्धांत पर काम कर रही है। तो ये सारी चीजें बड़ी दुखद हैं और बड़ी अफसोसजनक हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस के लोग सड़कों पर इस मूसलाधार बारिश में उतर करके आए और दिन दहाड़े सबसे व्यस्त इलाके के अंदर डकैती पड़ती है, जहां दर्जनों पुलिस के लोग दल कार्यरत हैं, वहां डकैती पड़ती है और डकैती डाल करके चल देते हैं। इससे राज्य की में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। के खड़गपुर देवीपुरा में माता के जागरण के दौरान एक मकान की छत गिरने से 2 साल के बच्चे सहित 13 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि सुबह के लगभग 5:30 बजे का वक्त
काशीपुर के खड़गपुर इलाके में जब जागरण के दौरान प्रसाद वितरण हो रहा था तभी मकान की छत उनके ऊपर आन गिरी, जिसमें दबकर 12 से ऊपर श्रद्धालु दबकर घायल हो गए। माता रानी का जागरण चल रहा था। किस जगह? खड़गपुर देवीपुरा में, शुगर फैक्ट्री के पास में, जात के सामने। ठीक है, बरसात हो रही थी, जागरण तो समाप्ति होने वाला था, आरती होनी थी। अचानक आंधी आई और ऊपर से जंग लग रही है, और उसमें कम से कम 15 लोग घायल हैं। किसी को ज्यादा चोट भी लगी है? हाँ, सीरियस है, 3 से 4 लोग। किस जगह की घटना है ये? खड़गपुर देवीपुरा। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां ग्राम नादेही न्याय पंचायत पूरनपुर में जिला योजना अंतर्गत फलों का प्रबंधन एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और जसपुर क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक श्री शंकर लाल कोहली ने प्रशिक्षण का संचालन करते हुए जिला योजना HMNEH योजना के अंतर्गत आम, अमरूद, लीची, नींबू, अनार, कटहल और फलदार लगाने के लिए कहा। 50% राज्य सहायता का उद्यान लगाने के बारे में विस्तार से बताया। सब्जी उत्पादन और औद्योगिक यंत्रों, स्प्रे मशीन, 20 HP ट्रैक्टर और स्प्रिंकलर सेट आदि पर दिए गए वाले राज्य सहायता पर विस्तार से जानकारी भी दी। दिवसीय उद्यान विभाग की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें हमने फलों का प्रबंधन और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में किसानों को बताया। इससे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारे उद्यान विभाग की तरफ से 35% की सब्सिडी दी जाती है, 25% लोन मिलता है और 10% किसान लोन लगाता है। इसमें किसान अपनी छोटी सी यूनिट बना सकता है, जैसे मिनी राइस प्लांट अगर किसी किसान को बनाना है तो उसमें हम किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। या अगर किसान को बेकरी से संबंधित है या आम अचार, जेली, जैम, स्क्वैश बनाना है, चाउमीन है, काफी चीजें हैं जो आजकल मार्केट में रेडी टू मेक फूड पैकेट्स आ रहे हैं, तो इसके संबंधित आज प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों को दिया गया। हमारा विकासखंड के अंतर्गत प्रत्येक न्याय स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है, जिसमें हम बाग लगाने, सब्जी उत्पादन, मशरूम की खेती और पॉली हाउस के अंतर्गत फूलों की खेती, तो सारे प्रोग्राम हमारे विभाग से चल रहे हैं। उनका प्रशिक्षण हमने किसानों को दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ योजना ग्राम नादेही शिव मंदिर पर जो है जिला योजना के अंतर्गत बताई गई है। जैसे अचार बनाना और नींबू का अचार बनाना, आम का अचार बनाना या छोटे छोटे उद्योग लगाना, और जैसे एलोवेरा के लिए एलोवेरा की खेती करना या पुष्प फूलों की खेती करना या चक्की लगाना या अपना जो है निजी कोई उद्योग करना, फूलों की खेती के बारे में ये जो है जनता के उत्थान के लिए ऐसी योजना चलाई गई है। 150 आदमी के लगभग थे, जिसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष थे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू हो चुकी है। बता दें कि केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली में मंदिर का शिलान्यास और श्री केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के नाम से वसूली करने के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में 24 जुलाई को हर की पैड़ी से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू की थी, लेकिन 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा को देखते हुए कांग्रेस ने सीतापुर से यात्रा स्थगित कर दी। तो वहीं यात्रा का दूसरा चरण उत्तराखंड के सीतापुर से शुरू हो चुका है। 13 सितंबर को केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन किया जाएगा। यात्रा में प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी शामिल रहे।
खबर देहरादून से है, जहां घंटाघर की तारें और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल घंटाघर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, जिसके बाद इस मामले में लाइन हाजिर किए गए चौकी इंचार्ज की भी चौकी में वापसी हो गई है। बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मौके पर कोई चोरी की वारदात नहीं हुई है, बल्कि पावर सप्लाई से जुड़े तार काटे गए हैं। तो वहीं इस घटना में मुकदमा मंगलवार रात दर्ज किया गया। बता दें कि घंटाघर पर घड़ी और फव्वारे कई दिन से बंद थे, जिसके बाद यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं इस मामले में सीओ सिटी दरोगा ने हर्ष अरोड़ा को क्लीन चिट देते हुए जांच रिपोर्ट एसएसपी अजय सिंह को सौंप दी है। शिकायत दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि घंटाघर पर जो सुई है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करके कुछ सामान ऐसा किया गया जिससे कि वहां पर घड़ी भी रुक गई है और उसकी संभावना, चोरी होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसके आधार पर जो जांच प्रार्थना पत्र था वो रिसीव कर लिया गया था, क्योंकि मामला घंटाघर पे एक मेन सिटी के शहर के बीच का प्रकरण था और इसको देखते हुए आज जो है सुबह प्रातः नगर निगम की टीम, पुलिस की टीम और एफएसएल टीम को बुलाया गया था और पूरा परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि वहां पर घंटाघर में जाने के 4 इसमें दरवाजे, इसमें 3 दरवाजे परमानेंट लॉक रहते हैं और एक दरवाजा जो डबल लॉक है जिसमें पहले बाहर चैनल लगा हुआ है, उसके अंदर भी एक दरवाजा है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है और दोनों चैनल गेट और दरवाजा इंटैक्ट पाए गए। साथ ही साथ जो 3 अन्य परमानेंट क्लोज दरवाजे थे वो भी बंद पाए गए। उधर उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने गुरुवार को शुक्रवार के लिए प्रदेश के 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बता दें कि भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थफलियाल ने भी बताया कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के साथ साथ यूएस नगर के लिए रेड अलर्ट, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के डीएम समेत अन्य अधिकारियों को अलर्ट रहने और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। 13-14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। जो चेतावनी की बात करेंगे 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है। तो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहाँ जो कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा की संभावना है और कहीं कहीं वहाँ पे जो है अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए वहाँ पे रेड जो है वार्निंग इशू की गई है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ है, चमोली है, वहाँ पर जो है कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। 13 तारीख में ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना है। उसके बाद फिर जो है 14 से दोबारा से जो है वर्षण में कमी है, लेकिन जो भारी बारिश है वो कुमाऊं क्षेत्र में, विशेषकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर या उधम सिंह नगर है, वहां पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। उधम सिंह नगर जिले के अलग अलग 2 थाना क्षेत्रों में 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों ही युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पहला मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है, जहां जयप्रकाश निवासी मिलक रामपुर उत्तर प्रदेश ने अपने किराए के मकान में आजाद नगर थाना ट्रांजिट कैंप में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तो वहीं कमरे से बदबू आने पर आसपास के लोगों ने थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरे मामले की अगर बात करें तो मामला किक्षा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर मुकेश कुमार निवासी वार्ड नंबर 16 विकास कॉलोनी किक्षा में जो है अपनी पत्नी से विवाद होने के बाद अपने घर से कुछ दूरी पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मुकेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस रुद्रपुर पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है मुकेश ई रिक्शा चलाने का काम किया करता था। इसमें एक घटना जो है किच्छा थाना क्षेत्र में हुई है, जिस व्यक्ति की एक खुले स्थान पर बॉडी मिली है, जिसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और मृतक के जो मृत्यु के कारण है उसके बारे में जो अभी तक जानकारी की गई है उसमें कुछ पारिवारिक कलह की बात प्रकाश में आ रही है। बाकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम में जो फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी घटना जो है थाना ट्रांजिट कैंप में आजाद नगर वार्ड नंबर 7 क्षेत्र की है,
यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि लगभग पिछले 15 दिन से ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में रह रहा था, तो उसका रूम अंदर से बंद था काफी समय से। तो पड़ोस में किसी ने सूचना दी कि रूम से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, तो उस सूचना पर पुलिस ने जाकर के खुद ही बॉडी को देखा अंदर से, तो वो हैंगिंग किए हुए पाया गया। और इसमें भी मृत्यु के कारणों को स्पष्ट करने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और इसमें भी घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मिजाज और अपने व्यवहार से सबको भाने वाले कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के तल्ख तेवर विभाग के अधिकारियों के प्रति देखने को मिले हैं। दरअसल यह पहला मामला है जब धामी कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री ने अपने विभाग की अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने का काम किया है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बिना बताए तबादले और अटैचमेंट का खेल चल रहा है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारी मनमानी तरीके से सब कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को भविष्य में इसे बाज आने की हिदायत दी है। पत्र पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का कहना है कि यह बड़ा दुर्भाग्य है कि विभाग में जो कुछ हो रहा है उसका पता विभागीय मंत्री को नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि विभागीय मंत्री की पकड़ विभाग पर नहीं है। देखिए, इस सरकार में हम बार बार कह रहे हैं, अधिकारी मंत्रियों को मंत्री नहीं समझ रहे, मंत्री मुख्यमंत्री को मंत्री नहीं समझ रहे, और मुख्यमंत्री का विश्वास अपने मंत्रियों पर नहीं है। तो ये खेल तो होना ही होना है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मंत्री को ये पता ही नहीं कि मेरे विभाग में क्या खेल हो रहा है। कैसे मंत्री लोग हैं? अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं ये तो उनका सबसे बड़ा फेलियर है, उनकी पकड़ नहीं है विभाग में। और सौरभ बहुगुणा जैसा मंत्री ये बात कह रहा है, जिसका अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है, जिसके दादा आदरणीय बहुगुणा जी को, हेमचंद बहुगुणा जी को, कि एक सख्त प्रशासक के रूप में माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, डायरेक्टरेट लेवल पे कुछ ट्रांसफर्स डायरेक्टर को करना अलाउड होते हैं और हर ट्रांसफर मंत्री तक नहीं आता है। लेकिन मुझे कुछ शिकायतें आई थी जिसके कारण वो लेटर मैंने नहीं, मेरे निजी सचिव गुणवंत जी के माध्यम से भेजा गया है डायरेक्टरेट को कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग या प्रमोशन डायरेक्टरेट लेवल से किया जा रहा है तो उसका संज्ञान या तो मंत्री के ऑफिस में या सचिव के ऑफिस में देना चाहिए, ताकि हम लोग के नॉलेज में रहे। और कुछ शिकायतें थी अटैचमेंट्स को स्पेशली लेके, तो उसकी वजह से हमने चिट्ठी लिखी है कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन बिना हमारे संज्ञान में लाए हुए नहीं किए जाएंगे, और अगर करे जाते हैं तो उसको स्वतः ही रद्द माना जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।